हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा और एक चैनल है एक्सेस फॉर सक्सेस, जहां पर हम क्वांट एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे दोनों भी चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है ये हर एक एग्जाम के लिए है। तो प्लीज़ दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि दोनों भी एजुकेशनल चैनल है ये। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस सेशन में हम जो शिप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप, वैसे तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लगा कि हाँ मेरी ये तैयारी हो चुकी है तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इसको। तो इंडियन नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप संध्यायक वुड बी डीकमीशन आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 ईयर्स। तो 40 साल की सेवा उन्होंने दी। कौन सी जो शिप है हमारी संध्यायक, ये जो शिप है हमारी इंडियन नेवी की, इसने 40 साल तक मदद की, मतलब 40 साल तक उसको यूज़ किया गया। अभी उसको वहाँ से डीकमीशन यानी कि उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। कमीशन करना यानी कि उसको स्थापित करना, वहाँ पर काम में लाना। डीकमीशन करना यानी कि काम से मत, अभी यूज़ में नहीं रहेगा वो। द डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल has approved the Navy's proposal for constructions of 6 submarines at an approximate cost of rupees 43,000 crore. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये अप्रूव किया है कि जो 6 सबमरीन बनेंगे, सबमरीन यानी कि जो पानी में तैरने वाली जहाज होती है, शिप्स होती हैं, तो उनको बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट कितना खर्च आने वाला है? 43,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। Indian Navy is set to receive the first batch of 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो ये रोमियो हेलीकॉप्टर है, रोमियो ये कौन सी कंट्री का हेलीकॉप्टर है? तो ये यूएसए का ये हेलीकॉप्टर है, जैसे कि मंगाया जाता है। तो राफेल कहाँ का है, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि राफेल जो हेलीकॉप्टर है ये कौन सी कंट्री का है। तो इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 3 MH-360 रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम USA. The Ministry of Defense has inked a contract with Goa Shipyard Limited for the construction of 2 pollution control vessels for the Indian Coast Guard. तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो वेसल्स बनाए जाएंगे उनको बनाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में उन्होंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री अगेन साइंड, आई गेस वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज प्लान टू बी कमीशनड बाय 2022। जो इंडिजिनियस यानी कि जो भारत में बनाया गया है, अपने गांव में बनाया हुआ है, अपने भारत में बनाया गया, उसको इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट बोला जाता है। तो इसको काम में लाया जाएगा 2022 में। इज बीइंग बिल्ट एट द कोचिन शिपयार्ड, जो कि कहाँ पर बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची में, जहाँ पर है केरला के कोची में, वहाँ पर ये बनाया गया है फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट, जो कि 2022 में इसको काम में लाया जाएगा। अंडर ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको यूज़ किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, सर्च करना होता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत इसको मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को आप ज़रूर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप कीजिएगा। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाय, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये जो सेशन है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो अदर कंट्री से रिलेटेड, भारत का किसी और भारत से समझौता हुआ है या फिर कुछ दिया है, लिया है, जो भी है अदर कंट्री से रिलेटेड, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया है वो भी ज़रूर देख लिया होगा। ये जितने भी वीडियो हैं जून मंथ के, मैं अलग से एक उसका प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको पता चले कि ये जून मंथ के यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द MOU बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड द सेक्रेटरी ऑफ माइनिंग पॉलिसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द अर्जेंटीना रिपब्लिक। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है यहाँ पर, जो हमारी भारत की जो माइंस कंपनी है या फिर माइंस मिनिस्ट्री है उसके साथ में, और अर्जेंटीना के साथ में इन्होंने माइंस के क्षेत्र में, आप बोल सकते हो कि भारत ने माइंस के क्षेत्र में अर्जेंटीना के साथ में यहाँ पे समझौता किया है, या फिर हाँ, अर्जेंटीना के साथ में समझौता किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड।
तो ये हर एक एग्जामिनेशंस के लिए है, एसएससी हो, एलआईसी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग्स हो, यूपीएससी हो, या फिर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ बहुत ही बहुत बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द पीएम मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, जिसको चेयर किया गया है, उनको मतलब अध्यक्षता की गई है, चेयर करना है कि उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता करना, हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू द साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो कॉपरेशंस के साथ में यानी कि अप्रूव किया है, यानी कि समझौता आप बोल सकते हैं इसको। तो अर्जेंटीना के साथ में माइनिंग के क्षेत्र में अर्जेंटीना के साथ में उन्होंने किया था, और जापान के साथ में डेवलपमेंट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में उन्होंने इंडिया ने जापान के साथ में समझौता यहाँ पर किया है। द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडियन फार्मर्स ने क्या किया है, एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाया है जो कि पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइप का ये बनाया गया है। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। द होस्ट कंट्री फॉर द 2021 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस पाकिस्तान। तो होस्ट कौन है, कौन था जो इन्वायरमेंट डे वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, तो उसकी जो होस्ट कंट्री है वो कौन है। जून मंथ का हम रिलेट करें, इसलिए जून मंथ के यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। तो ये पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। द चाइना हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ ईच कपल टू हैव अप टू 3 चिल्ड्रन एंडिंग इन स्ट्रिक्ट टू चाइल्ड पॉलिसी। तो कौन कर सकता है, ये चाइना ने किया, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने बाद में क्या किया कि उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला कि 2 बच्चे नहीं करने हैं, यानी कि केवल एक ही होना चाहिए। लेकिन अभी क्या कर रही है वो उनकी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी उनको अभी वो वहाँ पर कैंसिल करने वाले हैं, उन्होंने रिमूव कर दिया है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि अभी वहाँ पर केवल जो यंग एज है, वहाँ पर यंग एज की जो कैटेगरी है वो कम है, और जो ओल्ड एज है वो सबसे ज़्यादा है। तो किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट वो बेस्ड होती है यंग एज की जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाके उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इसकी वजह से वो क्या कर रही है, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको रिमूव कर रही है, एंड कर रही है। इंडियाज रैंक हैज़ स्लिप्ड बाय 2 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर। ये रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो ठीक है चलेगा। ये रैंकिंग से रिलेटेड जो रैंक का मैंने अलग से बनाया है वीडियो, उसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गए हम। तो इंडिया की जो रैंक है वो 2 प्लेस क्या होगी जी, नीचे चली गई है। लास्ट ईयर 117 ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ 2030 एजेंड बाय 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015। तो क्या किया गया है इन्होंने, The USA has introduced the Equal Access to Green Cards for Legal Employment Act of 2021, which will benefit the US economy by allowing American employers to focus on hiring immigrants based on their merit, not their birthplace. तो उन्होंने क्या किया है, जो मेरिट यानी कि उनकी जो योग्यता है उसके बेसिस पर उनको एज ए एम्प्लॉयर रखा जाए, ना कि उनका बर्थ प्लेस कि ये इंडियन है तो हम इनको नहीं रखेंगे, या फिर किसी और कंट्री के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडियन के हैं, किसी और कंट्री के हैं तो हम उनको अपने काम पे नहीं रखा जाएगा। इसका जो भेदभाव है इसको न करते हुए उनकी मेरिट के हिसाब से, यानी कि उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको क्या किया जाए, उनको काम दिया जाना चाहिए। तो ये यूएसए ने एक नया रूल है या फिर एक्ट इसको लागू किया है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्ट माना जा रहा है इसको। The Denmark Parliament voted in favor of building a 20 billion kroner artificial island in Copenhagen. तो डेनमार्क पार्लियामेंट ने क्या किया है कि वो बनाने जा रही है 20 बिलियन का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने जा रही है कोपेनहेगन। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है, तो कोपेनहेगन में अपनी कैपिटल में वो 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके एक आर्टिफिशियल आइलैंड ही बनाने जा रही है डेनमार्क। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रही है, तो डेनमार्क बना रही है। द रशिया इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट स्टील्थ नेवल वॉरशिप दैट विल बी फुल्ली इक्विप्ड विथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट इट बाय एनिमी वेसल। तो रशिया क्या करने जा रही है, एक स्टील्थ नेवल वॉरशिप यानी कि स्टील की एक नेवल वॉरशिप बनाने जा रही है, फुल्ली इक्विप्ड, जो कि स्टील टेक्नोलॉजी से उसको पूरी तरह से बनाया जाएगा कि ताकि वो एनिमी की वेसल्स को पहचान सके। मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट इट बाय एनिमी वेसल्स, एनिमी की यानी कि दुश्मनों की वेसल कहाँ पर आ गई है, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ पर वो यूज़ करके इस शिप को बनाने जा रहे हैं रशिया। द एल सल्वाडोर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जैसे कि आपको पता है कि एज ए करेंसी इसको यूज़ किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है बिटकॉइन, आपने देखा होगा। तो एल सल्वाडोर ने इसको अभी लीगल टेंडर इसको घोषित कर दिया है कि ये कानूनी तौर पर अभी इसको वैलिड कर दिया गया है।
एल सल्वाडोर ने। द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ओके, अभी ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो जैसे हमने पढ़ा था मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने इसने टॉप किया है 2022 में फॉर 10th ईयर्स इन अ रो, यानी कि 10 सालों से ये लगातार क्या कर रहा है, ये टॉप कर रहा है। The Auckland has declared as the most livable city in the world on the 2021 edition। जो ऑकलैंड है वो क्या है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड है। और इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है, आपको पता होगा वो। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ऑकलैंड माना गया है, ऑकलैंड जो है मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड माना गया है इसको। The Indian Railway is moving toward becoming the world's largest green railway network by setting an ambitious goal of achieving net zero carbon emission by 2030। तो इंडियन रेलवे अपना टारगेट सेट किया है कि 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ करने वाली है, उसको जो कार्बन निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगी, और वो ट्राई करेगी कि 2030 तक कार्बन एमिशन जो है वो शून्य के बराबर हो। इसी को बोला जाता है नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो 2030 तक का इसका इंडियन रेलवे का टारगेट है, और सबसे बढ़िया रेलवे नेटवर्क वो बनाने जा रही है। द चाइनाज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर दैट्स आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन है उसको आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है, हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ्टर इट सक्सेसफुली रैन एट द टेम्परेचर ऑफ 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 100 सेकेंड। तो फ़ारेनहाइट यानी कि तो चाइना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि जो आर्टिफिशियल सन चाइना बनाने जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया है 216 यानी कि 216 मिलियन डिग्री पे उन्होंने इसको 100 सेकेंड तक इसको मतलब उसको मेंटेन कराया है, उन्होंने 100 सेकेंड तक उसको चलाया है ये। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया है, आर्टिफिशियल सन बनाना, इट्स नॉट ए जोक। तो ऐसे इन्वेंशन तो ये चाइना ही कर सकती है। द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड बाय $6.842 बिलियन टू $6.05008 बिलियन। देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे कुछ तो। विद दिस इंडिया हैज टाइड विद रशिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया का अभी बढ़ गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं इसको आपको वेरीफाई करके दे दूंगी, इसको मैं चेकआउट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। यहाँ पे ओनली 6 पॉइंट दिया है और यहाँ पे 605 दिया है, कुछ तो यहाँ पे चेंज होगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप किया गया है, तो मैं एक बार ज़रूर आपको फिर से रिपोर्ट कर दूंगी इस क्वेश्चन को। तो बिलियन विद दिस इंडिया हैज़ टाइड विद रशिया। तो फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत इंडिया ने रशिया के साथ में हाथ मिला लिया है एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चौथे नंबर पर यहाँ पर रखा गया है। उस क्रम में इंडिया एंड कुवैत हैव साइन एन एमओयू फॉर द कोऑपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स। जो कुवैत में है वो रिक्रूटमेंट इंडियन वर्कर्स वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके क्षेत्र में क्या किया है, एक दूसरे की मदद करने के लिए इंडिया ने कुवैत के साथ में समझौता कर लिया है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो भी बोला जाता है, हैज़ हेल्ड एट ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो नाटो कहाँ हुआ है, ये इसका जो मीटिंग हुआ है नाटो का, तो ये कहाँ पर हुआ गया था, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ था। 36-year-old साबा सक्र हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ इजिप्ट। तो 36 साल की जो सबा सक्र है वो क्या बन गई है, फर्स्ट फीमेल बन गई है जो कि बॉक्सिंग कोच है, इजिप्ट की बॉक्सिंग कोच बन गई है। वीजा वुडसेट इज अ नैनो सैटेलाइट विच वुड बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड टू स्पेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो वीजा जो कि वुडसेट है, एक नैनो सैटेलाइट है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बन गई है। The ADB and the government of India has signed a $484 million loan to improve transport connectivity and facilitate industrial development in Tamil Nadu। तो ADB ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिल करके $484 मिलियन का एक लोन एक लोन साइन किया है उन्होंने। किस लिए, ताकि जो तमिलनाडु का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या फिर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको अच्छा कर सके। ADB ने $484 मिलियन $484 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ में।
The Central Bank of Turkey has stopped in terms of surplus transfer to government as a percentage to GDP in 2020-21। तो सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की जो बैंक है वो अपना सरप्लस क्या कर रही है, बैंक को, अपने जो सेंट्रल बैंक है टर्की, वो एक ऐसी बैंक बन गई है सबसे पहले, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, RBI है, तो RBI जैसे अपने पास अगर उसके सरप्लस ज़्यादा हो गया, यानी कि उसका जो फ़ायदा है ज़्यादा हो गया, सरप्लस इन द सेंस की फ़ायदा जो लाभ होता है, तो उसका कुछ अमाउंट, कुछ उसका कुछ रेशो, कुछ परसेंटेज वो क्या करती है अपने इंडियन गवर्नमेंट को दे देती है, ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके इंडियन गवर्नमेंट को। तो बहुत से स्कीम्स लेके आते हैं, तो उनके लिए फंड की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, वो जैसे है वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की जो कंट्री है उसकी सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की है, तो वो क्या कर चुकी, वो सबसे टॉप की है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बैंक मतलब जो सेंट्रल बैंक है उसने अपनी ही कंट्री को सबसे ज़्यादा जो फंड दिया है सरप्लस के रूप में, वो सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने दिया है अपनी गवर्नमेंट को। तो RBI हैज़ ट्रांसफर 99,122 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ मार्क कीजिएगा, 99,122 करोड़ सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, विच इज 73% हाइयर दैन द 57,128 करोड़ पेड आउट इन ओके यानी कि 2019-20 में RBI ने 57,128 करोड़ रुपए दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरप्लस के रूप में, और अभी 2021 में कितना दिया है, 99,122 99,122 करोड़ रुपए उन्होंने क्या किया है, RBI को दिया है एज ए सरप्लस, जो कि 73% हाइयर है। 57 और 99 में ऑब्वियसली फर्क तो बहुत है। द नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन इशूड अ रेयर वार्निंग अबाउट अ टेंस food situation brought about by extensive flooding, the coronavirus pandemic and international sanctions। तो sanctions तो है, वहाँ पर sanctions लगाए गए हैं नॉर्थ कोरिया पे, क्योंकि वहाँ की जो किम जोंग उन है वो बहुत ही, हिटलर के बाद उन्हीं का नाम, उन्हीं का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो उन्हीं को बोल सकते हैं आप सभी को पता ही होगा किम जोंग उनके बारे में। तो ये नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं वहाँ पर, तो उनके ऊपर बहुत से कंट्रीज ने सैंक्शंस हैं, यानी कि दूसरे कंट्री के साथ में उनका लेन देन बहुत ही कम होता है, तो उस केस में भी, और कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर भी बहुत से पीड़ित लोग हैं, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर जो खाने की जो स्केर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो गई है, यानी कि सिचुएशन बहुत ही वहाँ पर वर्स्ट हो चुकी है पेंडेमिक की वजह से। 1058 कैरेट डायमंड हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स। तो 1098 कैरेट का जो डायमंड है उसको पाया गया है रिसर्चर्स के द्वारा, विच इज़ डीम्ड टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड। तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड इसको बोला जा रहा है। The Indian Farmers Fertilizers Cooperative has informed that it will set up a nano urea liquid manufacturing plant in Argentina। तो इंडियन फार्मर्स ने ऐसा बोला गया है कि ये जो नैनो यूरिया उन्होंने बनाया है इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो अर्जेंटीना में उसको बनाने जा रहे हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने ऐसा बोला है कि वो एक प्लांट बनाने जा रहे हैं अर्जेंटीना में। निकोल पेशिनियान हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया। तो आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो निकोल पेशिनियान को बनाया गया है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ रिमेन पुट पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट ड्यू टू द फेलियर टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सच एज 26/11 एक्यूज्ड हाफिज सईद एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। तो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ही, मतलब ग्रे लिस्ट में ही था वो, तो ग्रे लिस्ट में ही उनको फिर से रखा गया है वहीं पर यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि जो ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए जो उनको टास्क दिए गए थे वो इनकम्प्लीट हैं। जब उनके पूरे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको ग्रे लिस्ट से वहाँ पे हटा दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। अगर आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इसको एज ए आप टेस्ट के रूप में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, नीड योर हेल्प गाइज, नीड योर सपोर्ट। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड।